नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के अंदर गणित विषय यानी कि मैथ। दोस्तों, इस सब्जेक्ट में इससे पहले भी हम 2 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने रियल नंबर्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन दोनों चैप्टर्स को ख़त्म किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वन सोर्स वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इसी वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके काम आएंगे और आपको वही क्वेश्चंस रखे हुए मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहले द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण एक ऐसी समीकरण जिसमें 2 घात होती हो। मान लीजिए आपका कोई भी समीकरण px है जो कि 0 के बराबर है। अब यहां पर ये px क्या है? ये px आपका कोई भी 2 घात वाला बहुपद है, कोई भी 2 घात का बहुपद है। अच्छा, ये 2 घात का बहुपद तो हो गया, पर आखिर इसका मानक रूप क्या होगा? देखिए, जैसे कि हमने कहा कि ये 2 घात का बहुपद है तो इसका मानक रूप भी डबल पावर का यानी ax² + bx + c इक्वल्स टू, क्योंकि px की वैल्यू तो ये हो गई और ये 0 के बराबर है तो ये भी आपका 0 के बराबर होगा, जिसमें ये वाली तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। यानी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। चलिए, इतनी बात तो ठीक है। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं इसकी पावर 2 है यानी इसकी डिग्री कितनी दी हुई है आपको? 2। और हमने कहा कि कोई भी 2 घात का बहुपद है वही आपका द्विघात समीकरण है। अच्छा, चलिए आगे थोड़ा सा और जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे कैसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मान लीजिए आपने लिख दिया 2x²। यहां पर ये 2 तो आपकी a की वैल्यू हो गई, x² ये रहा, प्लस 3x और प्लस में आपने लिख दिया 3। चलिए, और इक्वल्स टू में 0। तो ये आपका क्या है? 2x² + 3x + 3 इक्वल्स टू 0। यही आपका एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई हो। अब मन में आपके बात आती है कि आखिर हम इन सवालों को सोल्व कैसे करेंगे। हमने ये तो जान लिया कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, अब इन्हें सोल्व कैसे करेंगे यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा। देखिए, द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए हम मेनली 2 मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हमारा पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हमारा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर बेस्ड यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब आपने कहा फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्या है भाई? देखिए, आपने 7वीं 8वीं 9वीं इन तीनों क्लासों में इसका यूज करा है। ये फैक्टराइजेशन मेथड और कुछ नहीं, आपकी गुणनखंड विधि के द्वारा आप जो बहुपदों को, जो आपके पॉलिनोमियल्स दिए होते थे, आप क्या करते थे गुणनखंड विधि के द्वारा उन्हें सोल्व करने के लिए? आप बीच वाले टर्म को लेते थे, उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते थे और आप देखते थे कि उनको जोड़कर या घटाकर तो बीच वाली टर्म बन जाए और गुणा करके आपकी थर्ड वाली यानी जो सी की टर्म होती है ये हमने मिटा दिया है, ax² + bx + c में जो आपका c है वो बन जाए। ये और कुछ नहीं है, वही है आपका फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। जो थोड़ा सा नया जोड़ दिया गया है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में कि आखिर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया था। ये भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी
मैं साफ कहता हूं कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मूल ज्ञात करने हैं यानी उसके रूट्स फाइंड करने हैं तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू उसे निकाल सकते हैं। अब आपका फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आपका सूत्र है जो धराचार्य जी के सूत्र है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसे ही कहते हैं। हम चाहें तो इसे दो पार्टों में कि x इक्वल्स टू एक बार मैंने प्लस वाला और एक बार माइनस वाला ले दिया, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा, और एक बार आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में एक बात और आएगी कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, क्या ही लिख दिया ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका विविक्तीकर है। देखिए इतनी बात जान लीजिए कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही बताएगा कि ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे और कब नहीं करेंगे। देखिए आपके मन में ख्याल आएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर तो सकते हैं गुणनखंड, फिर क्यों ही जरूरत पड़ रही है हमें इसकी। आपको इस फॉर्मूले के थ्रू आप ऐसे जिनको आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे थे, यानी आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो बीच वाली टर्म है x के कोफिशिएंट वाले जिसमें आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे, इसके थ्रू उनका यूज करेंगे। अब कंडीशन क्या कहती है इस फॉर्मूले को यूज करने की, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो जाए या फिर 0 से बड़ी हो जाए, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो यूज करना है धराचार्य जी के द्वारा दिया हुआ, इस फॉर्मूले का यूज आप केवल और केवल तभी कर सकते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, कभी भी छोटी ना हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी ना हो। किससे? 0 से छोटी ना हो, क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो आपको रियल रूट्स नहीं मिल पाएंगे, आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन आपके फिलहाल तो सिलेबस में नहीं है। अब जान लेते हैं कि कब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे कैसे डिपेंड करता है हमारे इसके रूट्स पर। इन सबको रफ कर लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ये पहली कंडीशन है कि जब आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो बड़ी होने की कंडीशन में क्या होगा, आपको दो तो रियल रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको दो रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ दूसरा आपको जो रियल रूट्स मिलेंगे वो असमान होंगे, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। कब होंगे? जब आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए। ठीक है, ये तो 0 से बड़ी हो गई। अब तब क्या हो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के 0 के इक्वल होने की कंडीशन में आपको रियल रूट्स तो अभी भी मिलेंगे, दोनों रियल रूट्स होंगे, पर पहली कंडीशन में क्या था बड़े होने की में कि रियल रूट्स असमान थे, दोनों अलग अलग थे, पर वो दोनों अब समान हो जाएंगे 0 के बराबर होने पर। ठीक है, तो रियल जो रूट्स हैं आपके मूल हैं वो समान है यहाँ, और यहाँ असमान है। अब तीसरी कंडीशन क्या कहती है, पहले हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा कर दिया, दूसरे में 0 के बराबर दिखा दिया। अब तीसरी कंडीशन कहती है कि भैया अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया तो तब क्या होगा,
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है। अब 0 बड़ा है, इसका मतलब ये ऋणात्मक हो गई आपकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की, और ऋणात्मक होने की कंडीशन में आपका जो अंडर रूट में आपका फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ ये रूट वाला फंक्शन आपका अंडर रूट माइनस में पहुंच जाएगा। आप प्लस वाले की वैल्यू तो इजीली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, आपको रूट 2 रूट 3 रूट 4 इन सब की वैल्यू तो पता है, पर क्या हम रूट में माइनस 2 की वैल्यू निकाल पाएंगे? नहीं, ऐसी कंडीशंस हमें नहीं पता। तो जब भी आपका माइनस में ये वैल्यू आ जाएगी यानी 0 से छोटी हो जाएगी, तो आपको कोई भी रूट आपके जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। रूट्स कैसे होंगे? वो इमेजिनरी होंगे, जो कि फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमने ये थोड़ा फास्टली आपको इसलिए समझाया क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस समझ पाएं जो कि आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को जानते हैं कि आखिर एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं क्वेश्चंस को। दोस्तों आपके सामने हमने 3 सवाल लिखे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये सेकंड और थर्ड वाली। तो चलिए पहले जान लेते हैं इन क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हम देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल दी हुई है तो x का मान क्या होगा। ये आपसे 2014 में पूछा गया है और एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसे सवाल को करने के लिए आपको ज़्यादा मगजखोरी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है यानी गिवन पार्ट है वो लिख देना है। हमें दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 की वैल्यू 0 है। इसके बाद आपको करना है पक्षांतर यानी कि साइड चेंज। यहाँ आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसे इधर पहुंचा दीजिए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/9। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, हमने देखा कि यहाँ स्क्वायर है, जब ये वाला स्क्वायर हटके इधर जाएगा तो सामने वाले के में वर्गमूल आ जाता है यानी अंडर रूट आ जाता है। तो x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1/9, और जब भी अंडर रूट आता है तो वैल्यू एक बार प्लस में आती है और एक बार माइनस में आती है। तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी? 9 किसका होता है? 3 का। 3 3 जा 9, यहाँ 3 1 जा 1 हो जाएगा। तो 3 जोड़े एक बाहर निकलता है तो ये आ जाएगी 1/3। तो x की वैल्यू प्लस माइनस में 1/3, ये आपका पहले सवाल का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये आपसे 2014, 16 और एनसीईआरटी बुक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस साल आपको ये सवाल रखा हुआ मिले, बहुत से चांसेस है। क्वेश्चन कैसा है कि अगर 1/x² + 5 1/9 के इक्वल हो तो x का मान बताइए। सवाल में आपसे कहा कि अगर ये 1/9 के बराबर है तो x की वैल्यू निकालो। सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है? सॉल्यूशन लिखा और जो पार्ट दिया हुआ है उसे लिखा। दिया है कि 1/x² + 5 की वैल्यू 1/9 के इक्वल है। इसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? इस वाले 9 की इससे गुणा और x² + 5 की 1 से गुणा। तो x² + 5 बराबर हमारे पास 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 एक कम तो 9 होता है और 1 की गुणा किसी में भी कर लो, आंसर हमारा वापस वही आ जाना है। फिर हमने वापस अपना वही पैटर्न अपनाया, पक्षांतर करते हैं। अब ये प्लस का 5 है, जब मैं इसे इधर ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और मेरी वैल्यू आएगी 9 - 5। ठीक है दोस्तों, अब मुझे वैल्यू निकालनी है x² की। 9 में से 5 गए तो 4 बच गए, तो x² की वैल्यू आ गई 4। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब मैं ये वाला स्क्वायर यहाँ से यहाँ लगा दूंगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वर्गमूल लगता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 दूनी 4 होते हैं हमारे पास, तो +-2। तो x का मान यही है हमारा +-2। ऐसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये आपसे 2015 में पूछा हुआ और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम कई तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, जिसमें मुझे अच्छा लगता है इनके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले देने वाला। चलिए पहले देखते हैं।
हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 की वैल्यू 0 है। हम क्या करते हैं, इनके अपॉन में 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे यहाँ 4 हो जाएगा और इन सब के साथ ऊपर 4 आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जितने बार में होता है उसी के ऊपर मल्टीप्लाई। 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आया तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहाँ हो गया। अब मैंने क्या करा, इस वाले 4 को 0 के साथ ले गया, तो मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो काम हमें करना है इम्पोर्टेंट, आपने पढ़ा होगा कि जो यहाँ होता है उसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में आपने सीखा होगा कि जो भी यहाँ होता है a में, ax स्क्वायर में जो भी होता है उसकी मल्टीप्लाई c वाली टर्म के साथ कर लेते हैं। यानी जब मैं 4 की 1 से गुणा करूँगा तो 4 1 जा 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब मुझे बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, इसके गुणनखंड कुछ ऐसे करने हैं कि मेरा गुणा करने पे तो 4 आ जाए और जोड़ घटा जो भी आपको करनी हो उसे करने पे मेरा 4 ही बना रहे। तो मैं इसे तोड़ देता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x में, क्योंकि 2 दूनी तो 4 होते हैं और 2 और 2 को जोड़ूंगा तो मेरा वापस 4x बन जाएगा और प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मेरा एक तो x कॉमन आ जाएगा और 4 2 यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन आ गया। इसके बाद मेरे अंदर बचेगा 2x प्लस 1। ऐसे ही यहाँ से जब मैं 1 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद के सवाल हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को रफ करके। तो 2x प्लस 1 यहाँ भी है, 2x प्लस 1 यहाँ भी है, मैंने इसी को कॉमन ले दिया। मेरा यहाँ क्या बचता है, यहाँ से 2x प्लस 1 ये वाला और इक्वल्स टू में 0। अब ये भी यही है, ये भी यही है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होगा ना ये तो कि जब मैं a की मल्टीप्लाई a से करता हूं तो a स्क्वायर होता है। मैंने इसी टर्म का यूज करा है और 2x प्लस 1 की स्क्वायर लगा दिया है। अब मैं 2x प्लस 1 की वैल्यू यहां से फाइंड करता हूं तो 0 का अंडर रूट कर लो, 0 ही रहेगा। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की वैल्यू -1/2। यही है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की ओर कि आप किसी भी जो आपको इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका पूर्ण वर्ग कैसे बनाकर हल करेंगे। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं इन सवालों की ओर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इस इक्वेशन को पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर करके सोल्व करना है। आपके पास इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 4। इसको पूर्ण वर्ग बनाओ फिर उसके बाद सोल्व करो। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया हुआ क्या है। दिया है 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 4। अब मैं इस वाले 4 को यहां ले आता हूं तो मेरा हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो करना है और आपको याद रखने वाली बातें क्या है, जो भी आपके x के साथ में है, जैसे यहां 8 है, जो भी आपके x के साथ में है उसका आधा करना है। जैसे 8 है तो 8 का आधा करूंगा 4। अब उसका आधा करने के बाद में आपको x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग आधा करने के बाद में उसका स्क्वायर करना है। तो x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देना है। दोस्तों आपके सामने पूर्ण वर्ग बनाने का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा है कि अगर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है जो कि ये है, इसको पूर्ण वर्ग बनाइए और हल कीजिए। ये आपके एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वही लिखते हैं। दिया है
कि 5x² माइनस 8x 4 के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस वाले 4 को इधर ले आता हूं, तो 5x² माइनस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहली कंडीशन में आपको क्या करना है कि x² का जो कोफिशिएंट है, यानी यहां से यहां 5 है, तो पूरी इक्वेशन में उससे डिवाइड कर देना है। तो x² के कोफिशिएंट से भाग करने पर जब आप भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x², और अपॉन में जब हम 5 लगाएंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ माइनस का 8/5x माइनस 4/5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने क्या करा, ये वाला माइनस का 4/5 में यहाँ ले गया, तो x² माइनस का 8/5x और ये प्लस का 4/5 बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि x का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, यानी 8/5 जैसे यहाँ दिया, आपको पहले याद रखना है कि x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग, x के कोफिशिएंट के आधे का, ठीक है, डिवाइड करना 2 से, उसका वर्ग यानी फिर उसका स्क्वायर कर देना है, वो दोनों पक्षों में जोड़ देना है। अच्छा, जोड़ देना है, चलिए देखते हैं कैसे। आपके पास x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 8/5, अगर मैं 8/5 का आधा निकालूं यानी 1/2, तो वो मेरा हो जाएगा 8/10, इसका स्क्वायर यानी इसकी पावर 2। तो मैं क्या करूंगा, x के कोफिशिएंट का आधा हो गया मेरा 8/10, अब इसका वर्ग, ये मैं दोनों पक्षों में जोड़ देता हूं 8/10 को, यानी मेरा यहाँ हो जाएगा x² माइनस 8/5x प्लस 8/10 का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ 4/5 प्लस 8/10 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या करा, x के कोफिशिएंट, जो भी आपका x का कोफिशिएंट है, उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो ये बात हम यहाँ लिख देंगे कि x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम x के कोफिशिएंट में 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं। हमारा मेन रीजन क्या है ऐसा करने का, पहले इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, आप इससे बहुत ही अच्छे से वाकिफ होंगे कि ये क्या ही होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मुझे निकालना हो तो मैं करता था a का स्क्वायर b का स्क्वायर और माइनस कर देता था 2ab, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, हम इस फॉर्मूले में कुछ ऐसे सुनाते थे। अब मेरा मेन मकसद इस इधर वाले को इस फॉर्मूले के जैसा ही बनाना है। अब मैंने यहाँ माइनस ही क्यों कहा, आप इसकी जगह a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला भी बना सकते हैं, पर यहाँ मैंने माइनस इसलिए कहा क्योंकि 8x के आगे माइनस था और मेरी माइनस वाली टर्म चल रही है। ठीक है, तो a का स्क्वायर होना चाहिए मेरे पास, x का स्क्वायर है, b का स्क्वायर होना चाहिए मेरे पास यहाँ 8/10 का स्क्वायर है, पर मेरे पास 2a और b भी तो हो। a तो मेरे पास है भाई x² का x, पर मेरे पास पूरा b नहीं बन रहा, b यानी ये वाला 8/10 नहीं बन रहा। अब मैं इस वाले 8/10 को कैसे बनाऊं, अरे बड़ी दुविधा। देखिए मुझे 2 यहाँ दिख रहा है, मतलब मैं अगर 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं तो 2 से गुणा करते ही तो ये वाला 2 आ जाएगा और 2 से भाग करते ही ये वाला 5 10 में परिवर्तित हो जाएगा, और यही तो मुझे चाहिए। तो चलिए करते हैं। जब मैं इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करूँगा तो यहाँ 2 × 8/2 × 5 हो जाएगा, और ये वाला x प्लस 8/10 का स्क्वायर, ये वाला 2 चाहो तो हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं। अब ये हमारा 2 से गुणा 2 से भाग हो गया, और ये इधर वाली टर्म ऐसे ही 4/5
प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तब वो 64 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एक्स स्क्वायर हमारा ऐसा का ऐसे ही, मैंने 2 से गुणा 2 से भाग करी थी, ये वाला 2 मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। 2 गुणा 8 2 पंजे 10 इंटू एक्स प्लस, इसे भी हम छेड़ते नहीं है क्योंकि हमें तो फॉर्मूला बनाना है, छेड़ेंगे तो ये हमें छेड़ देगा। अब 100 का और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका 100 ही आ जाएगा। 5 के टेबल में 100, 5 दूनी 10 20 बार में और 20 चौक 80 और ये वाला 64 है, ऐसा का ऐसे ही। ठीक है, मैंने 5 का और 100 का यहाँ एलसीएम लिया तो मेरा एलसीएम 100 ही आ गया। 5 के पहाड़ में 5 दूनी 10 20 बार में आएगा, 20 के ऊपर गुणा करूंगा तो 80 और 100 एकम 100 1 के ऊपर गुणा करें तो मेरा ऐसा का ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूं मेरा फॉर्मूला बनना है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, यानी x माइनस 8/10 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरा यहाँ आराम से बन जा रहा है। ए स्क्वायर आप देखें इसे इस नजरिए से कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इन दोनों को यहाँ ऐड कर देता हूं तो 80 और 64, 4 का 4 और 8 और 6 14 बटे 100। अब जो हम करते आ रहे थे कि ये वाला स्क्वायर यहाँ वर्गमूल में चला जाएगा तो x माइनस 8/10 की वैल्यू मेरी हो जाएगी √144/100। ठीक है, अब जब भी अंडर रूट आता है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आएगा तो x माइनस 8/10, 144 किसका होता है 12 का, 12 की 12 से गुणा करते हैं तो 144 आता है और 100 होता है 10 का, तो मेरा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 12/10। पर क्या इतने से ही मेरा काम हो गया? नहीं, अभी तो इसके बाद भी काफी कुछ है। जब मैं x माइनस 8/10 की वैल्यू प्लस का 12/10 लूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/10 प्लस ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का 8/10 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद यहाँ 10 आ गया, 12 और 8 20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तथा जब मैं x माइनस 8/10 की वैल्यू माइनस का 12/10 लूंगा, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस का मैंने यहां ले लिया, मैं माइनस का लूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12/10 प्लस, क्योंकि माइनस वाला इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो एलसीएम मेरा वही 10 ही आ जाएगा। माइनस के 12 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस का 2/5। ठीक है दोस्तों, आपके ये दो आंसर बड़े आराम से आ जाएंगे। तो x की वैल्यू मेरी क्या क्या निकल के आ रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। x की वैल्यू एक तो मेरे पास 2 आ जा रही है और एक माइनस का 2/5 आ जा रही है। तो यही x के दो अभिष्ट हल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 का विविक्तिकार क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये बताइए क्या होगा, जिसे आप डिस्क्रिमिनेंट यानी डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण आपको क्या दी हुई है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। तो सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले इसको हम कंपेयर करते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन से हमें क्या पता चलेगा कि a, b और c की वैल्यू क्या क्या है, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकार तभी निकाल पाएंगे। a की वैल्यू है 3,
बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू हमारी है -5, क्योंकि इक्वेशन में तो हमारे यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस आ रहा है, इसलिए सी की वैल्यू आ जाएगी -5। अब विविक्तिकार क्या होता है, यानी b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट तो सिर्फ इतना होता है, इसी की तो कंडीशन हम लगा रहे थे। तो b की वैल्यू क्या है, a b व c का मान रखने पर, a b व c का मान रखने पर b² यानी 4 का स्क्वायर हम कर देंगे, -4 इंटू a की वैल्यू 3 है, इंटू c की वैल्यू है -5। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 तिया 12 और 12 पंजे 60, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 60 और 16 को जोड़ेंगे तो 76। तो इसका मतलब है हमारा b² - 4ac जो है वो 76 के बराबर है। यही हमारा आंसर है। दोस्तों ऐसे ही एक और क्वेश्चन है कि 3x² - 4x - 6 = 0 का विविक्तिकार क्या होगा। ये आपको स्वयं करना है, ये आपके HW का है और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपके सामने एक सवाल है कि समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल कैसे होंगे। वो परिमेय और बराबर होंगे, या फिर परिमेय और असमान होंगे, अपरिमेय होंगे, या फिर वो काल्पनिक होंगे यानी इमेजिनरी होंगे। इसे करने के लिए आपको क्या करना है, b² - 4ac निकाल लेना है। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो आपकी a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 4 है। फिर हम क्या करते हैं, इसका विविक्तिकार निकालते हैं। विविक्तिकार क्या होता है, b² - 4ac। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 4। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। ठीक है, अब 32 में से मैंने 25 घटाए तो मेरी वैल्यू आती है -7। अरे रब्बा ये क्या हो गया, -7। भाई -7 इसका मतलब है कि यहां पर जो b² - 4ac है वो छोटा है 0 से, क्योंकि -7 तो 0 से छोटा होता है। और जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो क्या होता है, इमेजनरी। अतः b² - 4ac इमेजनरी है, यानी इसके मूल काल्पनिक होंगे। अतः मूल काल्पनिक होंगे। तो इसका आंसर कैसा आ जाएगा, काल्पनिक। ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि अगर समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k की वैल्यू बताइए क्या होगी। आपसे कहा है कि इसके मूल जो है वो समान है। पहले हम वही लिखते हैं कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ बताना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। मूल समान दिए हुए हैं इसके। अब मूल समान होने की कंडीशन क्या होती है, यहां पर देखिए a = 3 है, b = -6 है और c = k है। चूंकि मूल समान है अतः b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये मूल समान होने की कंडीशन है कि अगर मूल समान है तो b² - 4ac की वैल्यू 0 होगी। इसमें क्या होता था कि अगर वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे और रियल रूट्स मिलेंगे। अब b² यानी -6 का स्क्वायर कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 इंटू c की वैल्यू है k = 0।
6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, आना 36 ही है, क्योंकि माइनस का भी तो प्लस में होता है। 4 तिया 12 और ये वाला के साथ में इसका मित्र बन के। अब ये माइनस वाला मैं इधर जाऊँगा तो प्लस का 12 के हो जाएगा और ये 36। के की वैल्यू निकालूंगा तो ये 36 और ये जो मल्टीप्लाई में है सामने वाले की डिवाइड में चला जाता है, तो 12 कम 12, 12 तिया 36। के की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3। यही मेरा आंसर है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके सामने एक और क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं। इसमें आपसे कहा है कि अगर अल्फा और बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा इस समीकरण के दो मूल हैं यानी रूट्स हैं, तो आपको अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बतानी है। दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आपको एक पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। आपको पता है कि द्विघात समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मान लीजिए इसके दो मूल हैं, पहला अल्फा है और दूसरा बीटा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मानने में क्या ही जाता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों मूलों का योग बताओ, यानी इन दोनों मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स बताना है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जो b का गुणांक है ना, यानी x का गुणांक, यानी जो b है x का गुणांक, इसके बटे में कर देना है x स्क्वायर का गुणांक। किसके लिए, जब आपको मूलों का योग निकालना हो तो x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक कर देना है और इसके आगे माइनस लगा देना है। तो x का गुणांक क्या होता है b, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए x का गुणांक क्या है b माइनस में, और x स्क्वायर का गुणांक होता है a, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है माइनस का b अपॉन a। ऐसे ही अगर हमें मूलों का गुणनफल निकालना हो, क्या निकालना हो, मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो इस कंडीशन में आपको करना है c अपॉन a, यानी जो ये आपका कांस्टेंट टर्म है ये और अपॉन में a, आपका आराम से और फटाफट ये दोनों चीज निकल के आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको आ गई होगी अच्छे से समझ में, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होगा इसीलिए मैंने समझाया है। तो आपको क्या दी हुई है इक्वेशन, समीकरण क्या दी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस 3x, पहले आपको जो दिया हुआ है वो लिखना है, बराबर 0। यहां से अगर मैं a b और c की वैल्यू लिखता हूं तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है वो भी माइनस की, और c की वैल्यू है मेरी 5। तो मेरी a b और c की वैल्यू आ गई आराम से निकल के। अब मुझे क्या निकालना है, मूलों का, देखिए मुझे निकालने के लिए मैंने कहा है अल्फा स्क्वायर बीटा ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहां भी अल्फा बीटा, यहां भी अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा मैंने कांस्टेंट थे कॉमन ले दिए, तो यहां मेरे अंदर क्या बच जाएगा, एक तो अल्फा बच जाएगा और यहां से बीटा बच जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान से देखिए, आपका अल्फा बीटा यानी मल्टीप्लाई c अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा यानी योग माइनस का b अपॉन ए, इन दोनों का मैं यूज करूंगा। तो अल्फा बीटा बराबर मेरे पास क्या निकल के आ जाएंगे, c अपॉन ए होता है, c की वैल्यू 5 है, और अपॉन में जब मैं a करूंगा तो 2। आपको ये वाली बात फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना है इससे पहले। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है यानी मूलों का जो योग है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस के b अपॉन ए, b की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस माइनस का 3 अपॉन a की वैल्यू है 2, तो अल्फा प्लस बीटा की जो मेरी वैल्यू है ये आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 3/2। अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, निकालना था मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर
अल्फा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी 5/2 और अल्फा प्लस बीटा की 3/2। तो 5 दिया 15 और 2 दूनी 4, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस कॉन्सेप्ट पर आपको बहुत ध्यान देना है। आप हमारे वीडियो को पॉज करके भी इसे लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस सवाल में आपसे कहा है कि आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है और इसके मूल 3 और 1/3 दे दिए हैं। यानी अब आपको मूल यानी रूट्स गिवन है। तो दिया है 2 मूल हैं इसके, जिसमें पहले को हमने अल्फा मान लिया, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1/3। तो द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन क्या होती है? वो होती है, आपको याद रखनी है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर 0। आपको अल्फा व बीटा का मान रख देना है। तो लिख दो अल्फा व बीटा का मान रखने पर यहां आपके हो जाएगा x माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 3 और बीटा की वैल्यू है 1/3 बराबर 0। अब मैंने इस वाले x की इससे मल्टीप्लाई करी तो x इंटू एक्स माइनस 1/3, ऐसे ही माइनस का 3 x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0। x की x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x/3 और यहाँ 3 के x से करें तो माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 3/3 इक्वल्स टू 0। x² ऐसा का ऐसे ही 3 से 3 कट जाएगा यहाँ और मैंने अभी एक बार और ऐसा का ऐसे ही लिख देता हूँ x/3 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैं इन सब के बटे में एक मान के एलसीएम लेता हूँ तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3x² हो जाएगा और ये वाला x तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और माइनस 3 के 3 से गुणा होगी तो माइनस का 9x प्लस 1 दिया 3 बराबर 0। तो 3x², 9 और 1 10x माइनस का प्लस का 3 और ये वाला 3 सामने वाले के मल्टीप्लाई में 0 बन जाएगा। यही आपकी समीकरण आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हों। बढ़ते हैं अगले और थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों आपके सामने एक नया सवाल है जिसमें आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है और आपसे कहा है कि इसके मूलों के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल का योग यानी सम ज्ञात कीजिए। आपको इस इक्वेशन के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको दिया है कि x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है। ठीक है, अब आपने क्या करा, माना इस समीकरण के जो 2 मूल है ना वे अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार मूलों के व्युत्क्रमों का योग आपसे क्या कहा है, मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग ये आपको निकालना है। तो मूलों का व्युत्क्रम, मूल तो हमने अल्फा और बीटा मान लिए हैं, इनका व्युत्क्रम 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएगा और इसके बाद इनका योग निकालना है तो मैंने जोड़ दिया इन्हें। अब मैं एलसीएम लेता हूं तो यहां आ जाएगा मेरा अल्फा बीटा, अब बीटा इधर अल्फा इधर यानी ऊपर मेरा अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, यानी मूलों का योग, और ये नीचे अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल। अगर मुझे मूलों का योग निकालना हो, यहां अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा मूलों का योग,
मूलों का योग मेरा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, यानी माइनस का 7 तो है ही, इसके आगे माइनस लगा के ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7। ऐसी मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा जब मैं निकालूंगा तो वो होती है c अपॉन ए, यानी 12/1, तो वो निकल के आ जाएगा बस 12। ठीक है, इसलिए अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू मेरी क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 7 और अपॉन में क्या था अल्फा बीटा यानी कि 12। यही इसका उचित आंसर है और एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। दोस्तों आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि m के किन मानों के लिए ये एक इक्वेशन दी हुई है के जो मूल हैं वो समान हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, m + 1x² प्लस 2m + 3 और 2m + 3 बराबर 0। ठीक है, इसके मूल जो है वो समान है और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन दी हुई है उसमें a, b और c की वैल्यू क्या है। तो समीकरण में a बराबर तो मेरे पास है m + 1, इसको जब मैं कंपेयर करूंगा ax² + bx + c से तो a बराबर m + 1 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 2m + 3 यानी 2 की मल्टीप्लाई m + 3 में, और c बराबर यहाँ आ जाएगा मेरा 2m + 3 साथ में। तो मेरी a, b और c की वैल्यू तो ये निकल कर आ गई। हमसे कहा क्योंकि इसके मूल समान हैं, चूंकि समीकरण के मूल समान हैं यानी रूट्स जो हैं वो इक्वल है, अतः b² - 4ac की जो वैल्यू है मूल समान होने की कंडीशन में ये 0 के बराबर होती है, यानी b² - 4ac मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। अब जब ये 0 के बराबर है तो b की वैल्यू क्या है, a और b व c के मान रख दीजिए, a, b व c के मान रखने पर जब b का स्क्वायर करूंगा तो 2 अंदर मल्टीप्लाई चलिए बाद में कर देंगे, 2m + 3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 × a की वैल्यू क्या है m + 1 और इंटू में c की वैल्यू है 2m + 3 बराबर है मेरा 0। तो चलिए करते हैं, पहले अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2m + 2 3 = 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4, m + 1 की 2m + 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले मैं इस वाले m को लेता हूं और इसकी मल्टीप्लाई 2m + 3 से कर देते हैं, +1 की मल्टीप्लाई 2m + 3 से, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ 0। 2m + 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a + b के होल स्क्वायर की तरह a का स्क्वायर यानी 4m² प्लस 2ab, 2 दूनी 4, 4 छिक्के 24 है, हम देखिए 6 दूनी 12, दूनी 24 ऐसा कर लीजिए चाहे, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 -4 ऐसा का ऐसे ही, m के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 2m² प्लस m की 3 से करूंगा तो 3m और 2m की 1 से तो 2m हो जाएगा और प्लस 3 × 1 = 3, 3 एकम 3 बराबर 0। यहाँ मैं इसे अभी ऐसा का ऐसे ही नोट कर देता हूँ, 4m² प्लस 24m प्लस 36 माइनस, देखिए यहाँ 4 मेरा बाहर है और ब्रैकेट के अंदर m² वाला कोई फंक्शन नहीं है तो 2m² ऐसे ही, 3 और 2 हो जाएंगे 5m प्लस 3 बराबर 0। बस आपको करते जाना है, कंटिन्यूस आंसर अपने आप आएगा, देखिएगा। तो 4m² प्लस 24m मेरा यहीं के यहीं रहा, प्लस 36 माइनस
4 दूनी 8 m² और प्लस माइनस माइनस का 5 m, सॉरी माफ कीजिएगा 5 चौके 20 m है ना, और माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 बराबर 0। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया हो। अब तो यहाँ आपको हो जाएगा 8 में से 4 गए तो माइनस के 4 m² और प्लस का 24 माइनस का 20 तो माइनस के 4 m बच जाएगा, सॉरी प्लस के 4 m, और 36 में से 12 गए, 6 में से 2 गए 4, 3 में से गया 2, तो प्लस के 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 2 गया, 3 में से गया 2, प्लस के 24 बराबर 0। ये आपका बच जाएगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले दिया, तो मेरा माइनस नहीं लेते फिर 4 कॉमन लेते हैं, तो 4 माइनस का m² और प्लस का m और ये 4 छिक्के 24 प्लस का 6 बराबर 0। 4 0 में चला जाएगा तो मेरा यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का m² प्लस का m प्लस का 6 बराबर 0। माइनस भी कॉमन ले देते हैं, ठीक है, तो m² माइनस m माइनस के 6 बराबर 0 मेरा ये आ जाएगा। अब इसका फैक्टर करते हैं m के, ऐसे कि 6 आ जाए गुणा करने पे, तो 3 दूनी 6 होते हैं, हो गए फैक्टर। m² माइनस का 3m और प्लस का 2m माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से m कॉमन लिया तो m माइनस 3 हो गया, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी m माइनस 3 हो गया भाई, तो m माइनस 3 कॉमन आ गया और m प्लस 2 कॉमन आ गया बराबर 0। ये बच गया m प्लस 2 और m माइनस 3 कॉमन आ गया। तो जब m माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो m बराबर तो 3 आ जाएगा, तथा जब मैं m प्लस 2 बराबर 0 रखूँगा तो m बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। तो अतः m के मान जो हैं वो 3 माइनस 2 है, क्योंकि आपसे सवाल में m के किन मानों के लिए कहा था ना, तो m के मान 3 माइनस 2 है, यही आपका आंसर है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए पूरे इस बुक की रिवीजन सीरीज लाएंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बस।